अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है वेंटिलेशन, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक यूनिट है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि वेंटिलेशन क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास प्रॉपर वेंटिलेशन की, और इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस कौन कौन से हैं। इस यूनिट के जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। अब हम आ जाते हैं इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स पे। तो ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे कि वेंटिलेशन की डिफिनीशन, इसके बाद टाइप ऑफ वेंटिलेशन कौन कौन से हैं, एयर एंड वेंटिलेशन के इंपॉर्टेंस क्या है, और हमारे पास वो जगह जहां पे पुअर वेंटिलेशन होती है तो उसके इफेक्ट क्या होंगे ह्यूमन पे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड नीड्स ऑफ हाउसेस कौन कौन से हमारे पास। एट द एंड हम आपको ये बताएंगे कि अगर पुअर हाउसिंग है, कोई हाउसिंग में हमारे पास वो रिक्वायरमेंट, वो बेसिक नीड्स पूरे नहीं होते तो इसका इफेक्ट क्या होगा। तो ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। अब हम आ जाते हैं वेंटिलेशन के साइंटिफिक डिफिनीशन पे, लेकिन सिंपली आपको पता होना चाहिए कि वेंटिलेशन क्या होता है। वेंटिलेशन जब आपके पास एक्सचेंज ऑफ एयर होता है तो ये हमारे पास वेंटिलेशन है कि आपके रूम में, आपके हाउस में ताज़ा हवा आती रहे, और जो वहां पे यूज एयर है वो आपके पास रूम से या हाउस से बाहर जाती रहे। तो ये एक्सचेंज ऑफ एयर जब हमारे पास एक जगह पे होते हैं तो उसे कहते हैं वेंटिलेशन। ये सिंपल इसकी डिफिनीशन है, लेकिन साइंटिफिक डिफिनीशन इसकी क्या है कि वेंटिलेशन इज डिफाइंड एज साइंस ऑफ मेंटेनिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन विच आर कंफर्टेबल एंड सुटेबल टू द ह्यूमन बॉडी। कि हमारे पास वेंटिलेशन क्या है कि वो साइंस है जिसके थ्रू आपके पास एटमॉस्फेरिक कंडीशन को कंफर्टेबल और सुटेबल बनाया जाता है ह्यूमन बॉडी की नीड्स के मुताबिक। तो इस सेंस को कहते हैं वेंटिलेशन। इसके बाद ventilation is the process of changing or replacing air in any space to provide high indoor air quality। कि किसी भी जगह पे, चाहे वो घर हो, चाहे वो आपका रूम हो, उसमें आप एक्सचेंज ऑफ एयर करते हैं, और इसका क्या रिजल्ट होता है कि आपके पास जो इंडोर एयर है उसकी क्वालिटी हाई हो जाए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हमारे पास वेंटिलेशन। अब हाई इंडोर एयर क्वालिटी या हाई एयर क्वालिटी क्या होगी कि उसका आपके पास कंट्रोल टेम्परेचर होगा, आपके पास उसमें ऑक्सीजन हाई क्वालिटी में होगा, वहां पे अगर कोई एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, कोई एक्स्ट्रा नमी है आपके रूम में, आपके हाउस में, तो वो रिमूव होगी। वहां पे कोई ऑर्डर कोई स्मेल है वहां पे, या कोई वहां पे धुआं हीट वगैरह है, तो वो आपके रूम से, आपके होम से बाहर निकलेंगे, और आपके एयर आपके रूम में या हाउस में क्या आएगा, एक फ्रेश एयर आएगी जो कि आपकी बॉडी के मुताबिक होगी। तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, इस प्रोसीजर को कहते हैं वेंटिलेशन। Ventilation include both the exchange of air to the outside as well as circulation of air within the building। और वेंटिलेशन में क्या आता है कि जब आपके रूम या आपके होम जो है उस एक्सटर्नल और इंटरनल के दरमियान एयर की एक्सचेंज हो, और जो हायर क्वालिटी की एयर आपके होम या आपके रूम में आती है तो ये वहां पे सर्कुलेट भी हो, ताकि आपके हाउस की हर जगह पे ये फ्रेश एयर पहुंचे। तो इन दोनों प्रोसीजर को क्या कहते हैं, वेंटिलेशन कहते हैं। तो आपके पास एमसीक्यूज में इस तरह आ सकते हैं कि वेंटिलेशन इंक्लूड, तो एक ऑप्शन होगा कि एक्सचेंज ऑफ एयर, दूसरा ऑप्शन होगा कि सर्कुलेशन ऑफ एयर। तो आपके पास दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। It is one of the most important factor for maintaining acceptable indoor air quality in the building। देखो रोजमर्रा जिंदगी में हम रूम में होते हैं या घर में होते हैं, वहां पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम चीजें पकाते हैं, वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल्स होते हैं, वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास पॉइजनस गैसेस होते हैं, स्मोक होता है, या जो हमारे पास रूम में एयर है वो तो हम ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे ज्यादा हो जाता है अगर आपके रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है। लिहाजा वेंटिलेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और ये क्या करता है, ये आपके इंडोर एयर की क्वालिटी को मैक्सिमाइज करता है, उसको एक्सेप्टेबल क्वालिटी पर ले आता है जो आपकी नीड्स के मुताबिक हो। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन है, तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन। फर्स्ट नेचुरल वेंटिलेशन, सेकंड मैकेनिकल वेंटिलेशन और फोर्स्ड वेंटिलेशन।
अब नेचुरल वेंटिलेशन क्या होता है, जैसे कि इससे नाम से जाहिर है कि ये वेंटिलेशन हमारे पास नेचुरली होता है कि इट इज द वेंटिलेशन ऑफ बिल्डिंग विद आउटसाइड एयर विदाउट द यूज ऑफ अ फैन और अदर मैकेनिकल सिस्टम। कि जब आपके रूम में वेंटिलेशन हो, जब आपके घर में वेंटिलेशन हो, किस तरह, कोई नेचुरल रिसोर्स से, कोई आपने रोशनदान बनाया हुआ है, कोई आपने विंडोज खिड़कियां बनाई हुई है, उसके थ्रू जब आपके पास वेंटिलेशन होता है कि वहां पे आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी फैन वगैरह यूज नहीं करते, तो इस टाइप ऑफ वेंटिलेशन को कहते हैं नेचुरल वेंटिलेशन। इट कैन बी अचीव्ड विद ओपनेबल when the space to ventilate are small and the architectures permits। देखो, जब आपके पास विंडो के अलावा कोई और जगह नहीं है वेंटिलेशन का, या आपने रूम में विंडोज लगाई हुई है वेंटिलेशन के लिए और वो आपके पास ओपन होती हो, या कोई और इस तरह आपने सेटिंग की हुई है, तो इसके थ्रू जब आपके रूम में एक्सचेंज ऑफ एयर होता है, आपके रूम में ताज़ा हवा आती है और आपकी यूज्ड एयर जो है वो बाहर जाती है, तो इस तरीके के वेंटिलेशन को कहते हैं नेचुरल वेंटिलेशन। नेचुरल फोर्सेस लाइक टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन नेचुरल वेंटिलेशन। तो जो नेचुरल वेंटिलेशन है, चूंकि उसमें हम कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई फैन वगैरह यूज नहीं करते, तो ये किस तरह होता है, ये हमारे पास एयर के थ्रू होते हैं, टेम्परेचर और विंड के थ्रू। जब आपके पास कोई तेज हवा चलती है तो वो क्या होती है, तो वो आपकी विंडो में आती है और आपकी जो इंटरनल यूज्ड एयर होती है वो बाहर जाती है, तो ये विंड भी हेल्प आउट करता है। दूसरा, हमारे पास टेम्परेचर भी हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास एयर का टेम्परेचर, जो इंटरनल एयर का टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाती है, ये बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो ये टेम्परेचर एक्सचेंज एयर, हमारे पास कोई तेज हवा चलती है, तो इस तरीके के जो नेचुरल फोर्सेस हैं वो हेल्प आउट करते हैं किसमें, आपके नेचुरल वेंटिलेशन में। ये यहाँ पे इसका जो है पिक्चर में दिखाए हुए हैं कि ये जो हमारे पास ओपनेबल इन विंडोज है, तो इसके थ्रू हमारे पास क्या हो रही है, इसके थ्रू हमारे पास नेचुरल वेंटिलेशन हो रही है। अब हमारे पास आ जाते हैं मैकेनिकल और फोर्स्ड वेंटिलेशन में। इन मैकेनिकल वेंटिलेशन देयर आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज फैन दैट रिमूव एयर फ्रॉम अ सिंगल रूम टू होल हाउस सिस्टम दैट रिमूव पॉल्यूटेड इनडोर एयर एंड देन डिस्ट्रीब्यूट फिल्टर्ड एंड कंडीशनर्ड आउटडोर एयर थ्रू आउट द हाउसेस। ये चीज आप अक्सर घर में देते हैं कि एग्जॉस्ट फैन जो है वो लगा हुआ है कई रूम में, कई वॉशरूम वगैरह में, तो वो क्या करते हैं, वो फोर्सफुली आपकी इंटरनल एयर को खींचता है, उसको बाहर निकालता है और बाहर की एयर आपके पास रूम में इंटरनल आती है। तो जब आपके पास वेंटिलेशन होता है, जब आपके पास एक्सचेंज ऑफ एयर होता है थ्रू मैकेनिकल सोर्स या मैकेनिकल डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें आपके पास फैंस वगैरह आते हैं, तो इस टाइप ऑफ वेंटिलेशन को क्या कहते हैं, मैकेनिकल और फोर्स्ड वेंटिलेशन। Kitchens and bathroom typically have a mechanical exhaust to control odor and sometimes humidity। आपके पास किचन या वॉशरूम वगैरह में एग्जॉस्ट लगे होते हैं, तो किचन में एग्जॉस्ट लगा होता है, क्यों, क्योंकि वो आपकी स्मोक वगैरह को बाहर लेकर जाते हैं और बाहर के फ्रेश एयर को आपके पास अंदर लेकर आता है। इस तरीके से हमारे पास वॉशरूम वगैरह में भी एग्जॉस्ट लगे होते हैं, जो स्मेल और आपके जो इंटरनल कंटेमिनेटेड एयर है उसको बाहर लेकर जाते हैं, बाहर की फ्रेश एयर आपके पास अंदर जाती है। और ये हमारे पास ह्यूमिडिटी के लिए भी यूज होते हैं कि इंटरनल ह्यूमिडिफाइड एयर जो आपके पास है, वॉशरूम में तो आप बात वगैरह करते हो तो वहां पे जो एयर ह्यूमिडिफाई हो जाती है तो वो उसके खींचता है, बाहर लेकर जाता है। क्यों, ह्यूमिडिफाई एयर आपके पास क्या नुकसान करेगा वो आगे स्लाइड में मैं फिर आपको बता दूंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एयर एंड वेंटिलेशन, देखो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ एयर और जो वेंटिलेशन होता है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों हम करते हैं। वेंटिलेशन इनकॉर्पोरेट कंफर्टेबल एंड अप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ गैसेस, आल्सो ऑप्टिमम टेम्परेचर, एडुकेट ह्यूमिडिटी, मूवमेंट और फ्लो ऑफ एयर एंड फ्री फ्रॉम डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वेंटिलेशन से क्या होता है कि वो आपके पास बैलेंस ऑफ गैसेस रखता है, आपके पास टेम्परेचर ऑप्टिमम रहता है, किससे, वेंटिलेशन से। ह्यूमिडिटी जो आपके पास इंडोर ह्यूमिडिटी है उसके लेवल को नॉर्मल रखता है, और आपके पास फ्लो ऑफ एयर होती है, और जो एयर बॉर्न डिजीज आपके पास ड्रॉपलेट वगैरह आपके पास एयर में होते हैं तो उसको भी बाहर लेकर जाता है। तो जो आपके पास इंडोर जो एयर होगी या तो वो उसकी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, या उसमें माइक्रोब्स ऑर्गेनिजम्स होंगे, या उसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह होंगे, या टेम्परेचर उसका नॉर्मल नहीं होगा, तो वेंटिलेशन क्या करेगा, ये तमाम चीजों को
जो क्या करता है, नॉर्मल रखते हैं। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इसको बाहर लेकर जाते हैं। अगर इंडोर आपके पास ह्यूमिडिटी कम है तो बाहर के एयर से आपके पास इंडोर ह्यूमिडिटी आएगी। तो आपकी रूम के इन्वायरमेंट को, रूम के एटमॉस्फेयर को ह्यूमन बॉडी की कंफर्टेबल और बॉडी के सुटेबल बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, वेंटिलेशन होता है। वेंटिलेशन अलाउ अ क्वाइट एनर्जी एफिशिएंट वे टू एक्सचेंज स्टेल एंड समटाइम टॉक्सिक इंडोर एयर फॉर फ्रेश आउटसाइड एयर थ्रू आउट आवर इंटायर होम। वेंटिलेशन ये कि इस पे आपकी इतनी एनर्जी भी यूज नहीं होती और ये आपके स्टेल, एक्सचेंज ऑफ स्टेल एंड टॉक्सिक, स्टेल कहते हैं बासी, मतलब जो यूज्ड एयर होता है, और या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह, या पे हमारे पास इस तरह स्मोक वगैरह में टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, तो इस तरह की चीजों को वो क्या करता है, वो बाहर निकालता है आपके रूम से, आपके हाउस से, और आपके हाउस में फ्रेश और सुटेबल एयर जो है वो इंटर होती है थ्रू वेंटिलेशन। वेंटिलेशन एक्सचेंज इंडोर एयर विद आउटडोर एयर टू रिड्यूस इंडोर पॉल्यूटेंट्स, मॉइस्चर एंड आर्डर। देखो इसमें आपके पास एक्सचेंज ऑफ एयर होते हैं, तो अगर इंडोर एयर आप उसका कोई उसमें मॉइस्चर है, उसमें कोई पॉल्यूटेंट है, जिस तरीके के कि अगर आपके पास किसी फैक्ट्री वगैरह में या कई जगह पे किचन वगैरह में आप कुकिंग वगैरह करते हैं, तो वहां पे क्या होते हैं, वहां पे आपके पास चीजें आप जलाते हैं, वहां पे स्मोक होता है, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होते हैं, तो इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स को वो बाहर लेकर जाता है, वो आपके हाउस से आउट करता है, आपके रूम से आउट करता है। Contaminants such as formaldehyde, volatile organic compound and radon can accumulate in poorly ventilated home causing health problem। देखो अगर किसी जगह पे आपके पास वेंटिलेशन नहीं है तो वहां पे आपके पास पॉइजनस सब्सटेंस, केमिकल्स वगैरह एक्युमुलेट हो सकते हैं। किस तरह, आपके पास कोई फैक्ट्री वगैरह है कि वहां पे कोई चीज फॉर्मल्डिहाइड वगैरह यूज होते हैं, सही है, तो अगर वहां पे वेंटिलेशन नहीं होगी तो ये एक्युमुलेट होंगे और ये फिर लॉट ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे रेडान की बात की है तो रेडान हमारे पास एक ऐसा रेडिएक्टिव गैस है जिसका ना तो कलर होता है ना उसका हमारे पास स्मेल होता है, सही है, और ये क्या करता है, ये हमारे पास आपकी बॉडी में इंटर होता है और ये लंग्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये बिल्डिंग मटेरियल्स में रेडान गैस होता है। अक्सर आपके पास एमसीक्यूज आता है कि आपकी बिल्डिंग मटेरियल में कौन सा रेडिएक्टिव गैस या एलिमेंट है, तो वो हमारे पास रेडान है, और ये कहा जाता है कि रेडान इज द सेकेंड कॉज ऑफ लंग कैंसर आफ्टर स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग के बाद जो सेकंड मेजर काज है लंग कैंसर का, वो हमारे पास रेडान है, और रेडान हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स में होता है। तो वो जगह जहां पे आपके पास प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगी वहां पे रेडान की एक्युमुलेशन होगी और ये आपकी बॉडी में क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लंग कैंसर एटसेट्रा। Ventilation prevent illness such as cold and flu, allergies, TB and asthma etc। ये तो आपको पता है कि हमारे पास जिस जगह पे वेंटिलेशन होती है वहां पे आपके एलर्जीज वगैरह नहीं होती, वहां पे आपके पास डस्ट वगैरह नहीं रहता, जो कि इस तरीके के अगर कोई पोल्यूटेंट्स वगैरह वहां पे प्रोड्यूस भी हो जाते हैं, क्रिएट भी होते हैं, तो वो आपके पास एक्सचेंज हो जाते हैं और आपके रूम या आपके हाउस में फ्रेश एयर आ सकती है। इस तरीके से ये आपको टीबी और अस्थमा से भी बचाता है। देखो टीबी जो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, टीबी का लेक्चर कि टीबी क्या होते हैं, इस डिजीज किस वजह से होती है, ट्रीटमेंट वगैरह। टीबी का एक मेजर काज ये है कि जब आपके पास पोल्यूटेंट ज्यादा होगी, जब आपके पास ओवर क्राउडिंग होगी, तो ओवर क्राउडिंग होगी तो वहां पे आपके पास जो है एयर वगैरह वो एक्सचेंज होगा, तो इस तरीके की फिर आपके पास वहां पे लोगों में टीबी हो जाती है। क्योंकि वेंटिलेशन से आपकी इंडोर एयर फ्रेश रहती है, लिहाजा आप इस तरीके के डिजीज से जो है क्या होते हैं, महफूज रहते हैं। इसके बाद एक्सेस इंडोर ह्यूमिडिटी हैज नेगेटिव इफेक्ट इन आवर होम कंफर्ट विच इज कंट्रोल्ड बाय वेंटिलेशन। और अगर हमारे होम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, हर चीज हमें गीली गीली लगती है, सही है, हर चीज हमारे पास क्या होती है, हर चीज में नमी होती है, तो ये हमारे पास अनकंफर्टेबल होता है, और वेंटिलेशन के थ्रू ये हमारे पास क्या होता है, ह्यूमिडिटी आपके पास नॉर्मल रहती है। कंबस्टन, फायरप्लेस, गैस, हीटर, कैंडल, ऑयल्स, लैम्प एटसेट्रा कंज्यूम ऑक्सीजन व्हाइल प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर अनहेल्थी गैसेस एंड स्मोक विच आर रिमूव्ड थ्रू वेंटिलेशन। ये चीज ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं।
अब lack of efficient and adequate ventilation lead to many discomfort and disease। अगर आपके पास किसी जगह पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो वहां के रहने वालों को डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं। When the carbon dioxide concentration exceed, the air is regarded as impure and unhealthy। और आपके पास एक एयर अनहेल्थी या अनप्योर कब होगी कि जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन किसी जगह में बढ़ जाए। और किसी जगह में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तब बढ़ती है कि जब वहां पे वेंटिलेशन नहीं होता, वहां पे CO2 प्रोड्यूस तो होता है लेकिन वो आपके पास वहां रूम से या हाउस से बाहर आउट नहीं जाता, तो फिर उसकी एक्युमुलेशन हो जाती है और आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास एयर इम्प्योर अनहेल्थी हो जाती है। Adequate ventilation control and prevent harmful contaminant which cause worker discomfort, health problem and reduce performance level। अगर आपके पास क्या है कि वो हार्मफुल कंटामिनेंट, वो हार्मफुल गैसेस वगैरह जो क्या करते हैं, जो आप डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो हेल्थ प्रॉब्लम काज करते हैं और आपके परफॉर्मेंस लेवल को कम करते हैं। किस तरह कि अगर किसी जगह पे डस्ट वगैरह है, आपने मास्क लगाया हुआ है, आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते, तो इस तरीके के जो कंटामिनेंट होते हैं जो आपके वर्क और आपके हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ये तमाम किस तरीके से कंट्रोल होते हैं, थ्रू वेंटिलेशन। ये तमाम हार्मफुल आपके पास जो कंटामिनेंट है ये कंट्रोल होते हैं। ये आपके पास जो है प्रॉपर वेंटिलेशन की उन्होंने पिक्चर दी हुई है कि ये विंडोज वगैरह है, तो ये हमारे पास प्रॉपर वेंटिलेशन हो रही है। अब इफेक्ट ऑफ पुअर वेंटिलेशन ऑन हेल्थ, कि अगर एक जगह पे पुअर वेंटिलेशन है तो उसका इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे किस तरह होता है। पुअर वेंटिलेशन इफेक्ट द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ अ पीपल। आपके पास किसी जगह पे वेंटिलेशन पुअर हो तो वो फिजिकल हेल्थ, वो तो मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी आप में काज करते हैं। इसके साथ साइकोलॉजिकल हेल्थ, देखो जिस तरह हम पढ़ते हैं कि एक्सरसाइज से आप साइकोलॉजिकली नॉर्मल रहते हैं, हेल्थी रहते हैं, इस तरीके के अगर एक जगह कंडेंस है, एक जगह पे वेंटिलेशन कोई प्रॉपर नहीं है तो उस जगह पे आप स्ट्रेस में होंगे, आप एंजाइटी में होंगे। तो पुअर वेंटिलेशन क्या करता है, आपको फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से आपको इफेक्ट करता है। पोर वेंटिलेशन अलाउ फॉर द एक्युमुलेशन ऑफ हैजार्डियस कंटामिनेंट, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसके बाद द रिजल्टिंग फिजिकल इफेक्ट ऑन पीपल आर हार्मफुल, और जो आपके पास पोर वेंटिलेशन की वजह से जो इफेक्ट होगा आपकी ह्यूमन बॉडी पे वो इंतहाई हार्मफुल होता है। फिजिकल इफेक्ट ये है कि टीबी, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लू, इन्फ्लुएंजा वगैरह उसमें काज होती है, स्किन डिजीज हमारे पास काज होते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा कि रेडान वो लंग कैंसर वगैरह काज करते हैं। तो इस तरीके के क्या होंगे कि पोर वेंटिलेशन के ह्यूमन बॉडी पे हार्मफुल फिजिकल इफेक्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट लाइक स्ट्रेस अराइज व्हेन पीपल नो दे आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड टू वेंटिलेशन हैजर्ड, और जब लोगों को पता हो जाए कि यहाँ पे कोई वेंटिलेशन का प्रॉपर जो है प्रॉपर सेटअप नहीं है, यहाँ पे हमारे पास वेंटिलेशन प्रॉब्लम, हमें वेंटिलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हमें प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे हमारे पास जो है पोअर वेंटिलेशन है, लंग कैंसर हमें हो सकता है, यहाँ पे कोई और डिजीज हो सकती है, डिफरेंट फैक्ट्रीज में लोग काम करते हैं, वहाँ पे अगर डिफरेंट केमिकल्स वगैरह की हमारे पास एक्सचेंज नहीं होती, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो वहाँ पे वेंटिलेशन रिलेटेड हैजार्ड जो है लोग उसको एक्सपोज होते हैं, और उस वजह से लोग जो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में चले जाते हैं कि हमें जो है प्रॉब्लम हो सकती है, हम यहाँ पे बीमार हो सकते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल इशू है ड्यू टू पोअर वेंटिलेशन। द National Institute of Occupational Safety and Health report that poor ventilation is an important contributing factor in many sick building cases। कि हमारे पास different type of sick building cases, sick building cases आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे पास building syndromes होते हैं कि वो disease जो आपके पास किसी जगह पे proper ventilation नहीं है और उस जगह से उस वजह से आपको जो है क्या हो, आपको कोई disease हो, जिस तरह हमने रेडान लंग कैंसर का कहा, जिस तरह हमने स्किन डिजीज वगैरह का कहा, तो इस तरीके के डिजीज को हमारे पास सिक बिल्डिंग केसेस कहते हैं, और ये पोर वेंटिलेशन की वजह से ज्यादा होते हैं। हार्मफुल पॉल्यूटेंट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज व्हिच एक्युमुलेट एज अ रिजल्ट ऑफ पोर वेंटिलेशन कैन कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग रिलेटेड इलनेस व्हिच हैव क्लियरली आइडेंटिफाइबल कॉजेज सच एज लिगोनियर डिजीज, तो a severe form of bacterial pneumonia caused by a Legionella pneumophila and associated species with infected water system in
बिल्डिंग। देखो हमारे पास अगर किसी जगह पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो वहां पे हमारे पास डिफरेंट एजार्डियस सब्सटेंस की एक्युमुलेशन हो जाती है। तो डिफरेंट एजार्डियस सब्सटेंस की एक्युमुलेशन हो जाती है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेस काज करते हैं। यहाँ पे एक की बात हुई है लेगोनियर डिजीज। लेगोनियर डिजीज हमारे पास वो नमूनिया टाइप डिजीज है जो कि बैक्टीरिया से काज होती है। उस बैक्टीरिया का नाम है लिगियोनेला निमोफिलिया। और ये क्या होते हैं कि जब किसी बिल्डिंग में आपके पास प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती, वहां पे एक्युमुलेशन ऑफ वाटर वगैरह होते हैं, तो वहां पे ये बैक्टीरिया होती है और ये क्या काज करती है, ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ नमूनिया काज करती है। अब नमूनिया क्या है? नमूनिया हमारे पास जब आपके एल्वियोलाई में क्या हो जाए, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, वो इन्फ्लेम्ड हो जाए, उनकी फंक्शन आपके पास डिस्टर्ब हो जाए, तो इस कंडीशन को कहते हैं क्या? लिगोनीलिया निमोफिलिया या नॉर्मल नमूनिया कहते हैं। और ये डिजीज काज होते हैं लिगोनीलिया निमोफिलिया, ये बैक्टीरिया का नाम है। और ये नमूनिया जो हमारे पास है ये फिर क्या करता है, आपके लंग्स की जो इफिशियंसी है उसको कम कर देता है। Major outcome and hazard of poor ventilation include elevated level of carbon dioxide and low level of oxygen due to low ventilation rate. It's simple, ये तो मैंने आपको बताया है। इसके बाद built up of chemical and biological contaminant that cause poor indoor air quality. सही बात है कि अगर आपके पास वेंटिलेशन नहीं होगी तो accumulation of chemical substance वगैरह होगा जो कि आपकी इंडोर क्वालिटी को कम करेगा, उसको पोर करेगा। इसके बाद Ligonier disease and Pontic fever, a disease with a symptom resembling influenza, possibly caused by infection with Legionella, caused by a contaminated standing water in poorly maintained ventilation system. ये मैंने आपको बता दिए कि ये आपके पास नमूनिया टाइप डिजीज होती है जो किस वजह से होती है, जो हमारे पास एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। उस बैक्टीरिया को कहते हैं लिगोनेलिया न्यूमोफिलिया। इसके बाद हमारे पास एक्सट्रीम इन टेम्परेचर काजिंग फटीग डिस्कम्फर्ट एंड डिस्ट्रैक्शन। अगर किसी जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे कोई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो आपके पास एक्सटर्नल आउटसाइड जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, इंटरनल आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ये फटीग डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रैक्शन काज करता है। आप इरिटेबल होंगे, आप एंग्री टाइप होंगे, आप क्या होंगे, जो है इजी फील करेंगे। इसके बाद लो ह्यूमिडिटी काजिंग ड्राई थ्रोट एंड ड्राई स्किन, हाई ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूटिंग टू बैक्टीरियल एंड मोल्ड ग्रोथ। देखो अगर आपके पास ह्यूमिडिटी एबनॉर्मल है, अगर नॉर्मल से ह्यूमिडिटी आपके पास कम है तो आप में ड्राई थ्रोट और ड्राई स्किन के डिजीज काज होंगे, आपका थ्रोट ड्राई होगा, आपको जो है वो इंजरी हो सकता है। अगर किसी जगह पे आपके पास ह्यूमिडिटी हद से ज्यादा है, वेंटिलेशन नहीं है, वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, फिर वहां पे हमारे पास बैक्टीरियल और मोल्ड या फंगल ग्रोथ होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीज काज होते हैं जहां पे आपके पास क्या है, जहां आपके पास ह्यूमिडिटी ज्यादा हो। इसके बाद एक्सेसिव एंड इरिटेटिंग वर्क प्लेस आर्डर काज वर्क कर डिस्कम्फर्ट। कोई इस तरह फैक्ट्री है जहां पे किसी चीज से हमारे पास एक अनईजी या हमारे पास कोई इरिटेटिंग आर्डर जो है वो प्रोड्यूस होता है। किस तरह, जो हमारे पास नस्वार बनाने वाले कारखाने हैं या इस तरह कोई मसाले वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पे अगर आपके पास प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है और वो आर्डर वहाँ पे एक्युमुलेट होता है तो ये क्या करता है, ये आप में वर्किंग डिस्कम्फर्ट काज करता है, आप में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज करता है। एक्युमुलेशन ऑफ डस्ट एंड डर्ट काज्ड बाय अ पुअर वेंटिलेशन। और देखो हम घर में झाड़ू लगा लेते हैं, वहां पे डस्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन कुछ मिनट्स के बाद वो डस्ट वो आपके पास एयर फिर से फ्रेश हो जाती है। तो ये क्यों, ये प्रॉपर वेंटिलेशन की वजह से। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो एक्युमुलेशन ऑफ डस्ट एंड डर्ट होगा उस जगह पे और इससे फिर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज वगैरह प्रोड्यूस होती हैं। इसके बाद सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या है, ये वो सिंड्रोम जो आपके पास पुअर वेंटिलेशन की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज होती है ह्यूमन में, उसको कहते हैं सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। इसमें आता है irritation of eye, nose and throat, headache, fatigue and susceptibility to cold and flu symptom are less severe away from the workplace। कि क्या है कि अगर आपके पास किसी जगह वर्क प्लेस से कोई फैक्ट्री वगैरह जहाँ पे आपके पास काम हो रहा है, जिस तरह टाइल बनाए जाते हैं फैक्ट्री वगैरह में, वहाँ पे डस्ट वगैरह होते हैं, तो इसमें अगर आपके पास प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो आप में सिक बिल्डिंग सिंड्रोम आ सकते हैं। आइज की इरिटेशन, नोज इरिटेशन, थ्रोट इरिटेशन आपके पास, इस तरह हेडेक, स्किन डिजीज,
फटीग आप में जो है, कोल्ड फ्लू वगैरह को आप ससेप्टेबल होते हैं, एलर्जिक डिजीज आप में काज होती है। और ये हमारे पास जितना आप वर्क प्लेस से दूर होंगे उतना क्या होगा, आपके पास ये डिजीज सिंड्रोम कम होगा। तो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या होता है, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, इसमें आपके पास एमसीक्यू जो है वो आ सकता है। इसके बाद मल्टीपल केमिकल सेंसिटिविटी, अगर किसी जगह पे आपके पास केमिकल्स वगैरह इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, वो इंडोर आपके पास सेक्रेट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और इसकी अगर आपके पास जो है एक्युमुलेशन हो जाए और कोई एक्सपोज होते हैं तो डिफरेंट टाइप आप में डिजीज हो सकती है, जिसमें मेन डिजीज आपके पास क्या होंगे, स्किन और आपके पास रिस्पायरेटरी डिजीज होते हैं। अ डिबिलिटेटिंग इलनेस ट्रिगर्ड बाय एक्सपोजर टू वन केमिकल आर एन कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल। डिबिलिटेटिंग इलनेस कहते हैं कि ऑलरेडी आपको कोई डिजीज है, मतलब ऑलरेडी किसी पर्सन को एलर्जी है, ऑलरेडी किसी पर्सन को स्किन या थ्रोट इन्फेक्शन है, और वो किसी इस तरीके के वन या एक से ज्यादा केमिकल्स को वो एक्सपोज होता है, तो उसकी ये इलनेस क्या हो जाती है, और भी ज्यादा हो जाती है और भी डेंजरस हो जाती है। मल्टीपल केमिकल सेंसिटिविटी, सफर एक्सपीरियंस स्किन रैशेस, इरेगुलर ब्रीथिंग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम एंड आई नोज एंड थ्रोट इरिटेशन। और जो लोग हमारे पास केमिकल्स को एक्सपोज होते हैं तो उसमें ये हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती है, लिहाजा आप इसको एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। देखो ये हमारे पास जो है ये और इनमें हमारे पास थोड़ा बहुत फर्क है, लिहाजा ये फर्क आपको पता होना चाहिए, इससे आपका एक्सक्यूज आ सकता है कि ये तमाम सिम्टम आपको दिए होंगे, कहेंगे ये किस चीज के, तो ये आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास मल्टीपल केमिकल सेंसिटिविटी के है। लेकिन ये जो हमारे पास सिम्टम है ये किस चीज के, ये हमारे पास सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के, लिहाजा आप इनको एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसके बाद टाइप्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग। अब आ जाते हैं हम हाउसिंग पे के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं और स्टैंडर्ड किस स्टैंडर्ड पे हमारे पास हाउस बने होते हैं, लिहाजा ये पोर्शन थोड़ा इजी है, इसको हम तेजी के साथ पढ़ेंगे और एट द एंड हमारे पास फिर क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। अब our country Pakistan has many different form of land, from flat grassland to mountain to empty desert to the crowded cities. Each form of land require different houses and home. देखो हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट टाइप ऑफ तरीके हैं। कराची ओवर क्राउडेड है, हमारे पास सिंध वगैरह वहाँ पे डेजर्ट वगैरह है, सही है। इस तरीके से हमारे पास जो है पंजाब वगैरह वो ग्रीनरी वहां पे ज्यादा है, तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास लैंड्स हैं। माउंटेन्स हमारे पास बलूचिस्तान वगैरह साइड पे डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स हैं, तो हर जगह के अपने स्टाइल के बिल्डिंग होते हैं। अब आ जाते हैं कंपेयरिंग आर्किटेक्चर, अर्बन एंड रूरल बिल्डिंग्स में क्या फर्क है। अर्बन में क्या होगा, अर्बन कहते हैं सिटीज को, शहरी आबादी, और रूरल कहते हैं देहाती। तो अर्बन में सिटीज में हमारे पास हाउस बने होते हैं मेड ऑफ कंक्रीट, आयरन एंड बार से बने होते हैं, मेड ये सिटीज में बने होते हैं। ये बिल्ड फॉर लग्जरी, लग्जरी ये खूबसूरती के होती है, इसमें डेकोरेशन होती है, डिफरेंट कलर्स होते हैं, हैज मल्टीपल रूम, और इसमें बहुत ज्यादा रूम्स होते हैं। लेकिन जो देहातों में घर बनाए जाते हैं वो क्या, वो या तो मिट्टी से बनाए जाते हैं या ईंटों से बनाए जाते हैं हमारे पास, या वो घास फूस से बनाए जाते हैं। ये होते हैं विलेजेस में बिल्ड फॉर, और ये किस लिए होते हैं, ये गरीब लोग बनाते हैं कि क्या हो कि उसमें उनका गुजर बसर हो, उसका गुजारा हो। और इसमें बहुत कम रूम्स होते हैं, बड़े बड़े 1-2 रूम होते हैं जिसमें तमाम लोग जो है ओवर क्राउडेड में यूज करते हैं। इसके बाद अर्बन हाउसेज, यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि द अर्बन हाउसेज आर मच मोर डेवलप्ड देन द रूरल, दे हैव मोर फैसिलिटीज, रूम, द स्टाइल ऑफ रूफ इज डेवलप्ड एंड मच मोर सिंपल सी बात है। द इंडिविजुअल हाउसेज हैव देयर ओन बाउंड्री वॉल, हर हाउसेज के अपने बाउंड्री वॉल होते हैं, अपनी दीवारें होती हैं, अपना गेट होता है, और ये बहुत खूबसूरत बनाए गए होते हैं। ये आपको जो है पिक्चर में दिखाए गए हैं। इसके बाद बिल्डिंग मटेरियल क्या यूज होता है कि they are cemented, they are built with different materials such as cement blocks of concrete, red bricks block that are already colored and they need not to be painted। इसमें different types of हमारे पास आयरन्स वगैरह यूज होते हैं, डिफरेंट सीमेंट्स होते हैं, ब्लॉक्स यूज होते हैं, कुछ में हमारे पास कलर्ड ब्रिक्स यूज होते हैं जो जिसको कलर नहीं करना होता। तो ये हमारे पास क्या है, ये अर्बन हाउसेज हमारे पास हैं। इसके बाद स्टाइल ऑफ रूफ, छत के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, या तो क्या होते हैं, या उनके छत फ्लेट होते हैं, फ्लेट, ये जो यहाँ पे दिए फ्लेट होते हैं, या उनके छत क्या होते हैं, उनके छत हमारे पास इस तरह होती है, देखिए
ये जो हमारे पास इस तरह बनाई हुई है, या तो उनके छत इस तरह होंगे कि मोस्ट ऑफ द रूफ आर फ्लैट वाइल सम आर टिल्टेड। कुछ के रूफ फ्लैट होंगे, कुछ के रूफ हमारे पास क्या होंगे, इस तरह टिल्टेड होंगे, जो इस पिक्चर में यहां आपको दिखाया गया है। देयर आर सम हाउसेज विद वेरांडास, लार्ज बालकोनी, सम विदाउट इट। कुछ में हमारे पास बड़े बड़े बालकोनी होते हैं, बालकोनी मतलब वहां पे बरामदे वगैरह बड़े बड़े होते हैं, और कुछ में ये नहीं होते। तो डिफरेंट स्टाइल के हमारे पास बनते, हर पर्सन की अपनी और उस इलाके के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वहां पे क्या होते हैं, हाउसेज होते हैं। The most commonly used room are living room, बेडरूम्स एंड किचन। डिफरेंट टाइप्स हमारे पास रूम्स होते हैं, बेडरूम होते हैं, किचन होते हैं, गेस्ट रूम हमारे पास होते हैं। इसके बाद द गार्डन आर ब्यूटीफुल एंड फिल्ड विद फ्लावर्स। वहाँ पे गार्डन्स होते हैं, ब्यूटीफुल गार्डन, उसमें डिफरेंट जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। पाम ट्री, कोकोनट ट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज होते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। देयर आर आल्सो गार्डन विद लेस प्लांटेशन, और हमारे पास इस तरह के गार्डन भी होते हैं जहाँ पे कुछ पौधे लगाए जाते हैं, कम पौधे होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधे, बहुत ज़्यादा दरख्त नहीं होते। इसके बाद आ जाते हैं रूरल आबादी पे, कि जो देहात होते हैं वहाँ पे घर किस तरह होते हैं। वहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान हट्स आर यूजुअली इनहिबिटेड बाय पुअर फार्मर्स हु कैन नॉट एफोर्ड प्रॉपर होम। वो गरीब लोग जो अच्छा होम अपने लिए नहीं बना सकते, फिर वो क्या करते हैं, वो अपने लिए झोंपड़ियां बनाते हैं, जो क्या करते हैं, जो घास फूस से बनी होती हैं। देयर हट आर यूजुअली मेड ऑफ मड, स्ट्रॉस एंड ट्विग्स। उनके झोंपड़े या तो मिट्टी से बनी होती है, या वहाँ पे जो है लकड़ियाँ घास फूस से उनके झोंपड़ियाँ बनी होती हैं, ये जिस तरह आपको पिक्चर में दिखाया गया है। पाकिस्तानी हट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रूम, और ये झोंपड़ियाँ जो है ये सिर्फ एक रूम पे मुश्तमिल होती है। एक रूम हमारे पास क्या होती है, हट होती है, इस तरह कि वो एक जो है इस तरह लेंथ हट जो है नहीं बनती, क्योंकि उसका फिर सपोर्ट जो है वो इतना नहीं होता, लिहाजा वो एक रूम पे बनी हट होती है। तो ये आपके पास MCQs में आ सकता है। इसके बाद रूरल हाउसेज आर द हाउसेज इन द विलेज साइड फॉलोइंग इन सम इंफॉर्मेशन अबाउट, कि रूरल हाउस हमारे पास विलेज साइड पे होती है, उसमें क्या होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, द स्टाइल ऑफ रूफ, मोस्ट कॉमनली यूज रूम टाइप ऑफ गार्डन एंड जनरल फैसिलिटी। तो ये एक एक करके हम आप एक्सप्लेन करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल क्या यूज होते हैं, यहाँ तो वहाँ पे मट्टी यूज होती है, मड। द हाउसेज इन विलेजेस आर नॉट सीमेंटेड एंड आर मेड अप ऑफ मड, या मड से बने होते हैं, या दे आर आल्सो मेड आउट ऑफ द क्ले दैट इज कॉल्ड एज अ टेराकोटा। ये हमारे पास क्ले वगैरह से बने होते हैं, उसमें थोड़े बहुत ब्रिक्स यूज होते हैं, तो उसको फिर क्या कहते हैं, टेराकोटा। इसके बाद जो कॉमनली यूज रूम होते हैं वो कौन से होते हैं, ये हम देहात की बात कर रहे हैं। दे हैव वेरी फ्यू रूम्स एज कंपेयर टू द अर्बन। इसमें तो पहला ही बात यह है कि इसमें कमरे कम होते हैं, और क्या होते हैं कि तमाम मेंबर जो फैमिली के होते हैं वो एक ही रूम में क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। द रूम आर वेरी सिंपल एंड बेयर, और उस रूम में क्या होते हैं, अलमारियां वगैरह इतनी नहीं होती, और वो बहुत सिंपल होता है। द स्टाइल ऑफ रूफ, इस रूफ का स्टाइल क्या होता है, जिस तरह पिक्चर में दिखाया भी गए हैं। सम ऑफ द रूफ इन द रूरल एरिया आर मेड आउट ऑफ स्ट्रॉ दैट फॉल ऑफ व्हेन इट्स रेन, कि वो स्ट्रॉ से बने होते हैं, और जब आपके पास कोई बारिश वगैरह होती है तो ये इसके गिरने का खतरा भी होते हैं और बहुत नुकसान होता है। सम ऑफ द रूफ ऑफ द रूरल हाउसेज आर मेड स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट ओवर विच मड इज कवर्ड। कुछ में ऐसा होता है कि देखो ये ब्रांचेस से बना होता है, लेकिन इसके ऊपर वो फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर फिर वो मिट्टी लगा लेते हैं, इसके ऊपर वो क्या कर लेते हैं, मिट्टी से पक्का कर लेते हैं, फिर वो आपके पास बारिश में इतना आसानी से नहीं गिरता। हमारे पास जो गार्डन होते हैं विलेज में वो क्या होते हैं, वो they don't exactly have a garden but there are mostly the farmer living so that lie near the huge area। देखो कहते हैं कि वहां पे कोई ऐसा सच गार्डन्स वगैरह नहीं होते, लेकिन अक्सर जो घर होते उसके साइड पे उन्होंने जो है छोटे छोटे गार्डन्स बनाए होते हैं, वहाँ पे उन्होंने क्या किया होते हैं, वहाँ उन्होंने जो है सब्जियां वगैरह उगाई होती हैं। तो ये गार्डन्स हमारे पास होते हैं रूरल एरिया पे। रूरल एरिया में हमारे पास जनरल फैसिलिटीज जो होती हैं, दे कीप फार्म एनिमल एज देयर पेट सो दैट दे कैन गेट मिल्क एंड मीट फ्रॉम देम एंड दे यूज टू सेल दैट मिल्क सो दैट दे कैन गेट मनी फ्रॉम दैट एंड फीड देयर फैमिली। वहाँ पे क्या होते हैं,
वहाँ पे मवेशी गायें वगैरह होती हैं और ये उनको पालते हैं, तो उनका दूध बेचते हैं, उनका गोश्त बेचते हैं और उनको भी बेचते हैं, किस लिए कि वो अपने फैमिली को जो है क्या करे, उसकी परवरिश कर सके, अपनी फैमिली की मनी फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके। वेरी फ्यू जनरल फैसिलिटी दे लाइव इन अ सिंपल लाइफ। क्या होते हैं कि हमें भी पता है कि विलेजेस में फैसिलिटीज नहीं होती, हॉस्पिटल्स की, एजुकेशन वगैरह की फैसिलिटीज नहीं होती और वो एक सिंपल जिंदगी गुजारते हैं। मैनी एरिया आर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड टेप वाटर, दे ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल। चूंकि हमने कह दिया कि रूरल एरिया पे वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं होती, तो वहाँ पे मैक्सिमम कुछ एरिया ऐसे हैं कि वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, वहाँ पे जो है टेप वाटर वगैरह नहीं जाता, वो दूर दूर से क्या करते हैं, कुओं वगैरह से पानी भरकर लाते हैं। अब अगर पुअर हाउसिंग है कि हाउस सही नहीं है, कि होम सही नहीं है, उसकी बिल्डिंग वगैरह आपने सही नहीं की, तो इसका फिर इफेक्ट क्या होंगे। गुड क्वालिटी हाउसिंग इज अ की एलिमेंट फॉर इंश्योरिंग अ हेल्थी लाइफ। पुअर हाउसिंग कैन लीड टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम एंड इज एसोसिएटेड विद इन्फेक्शियस डिजीज सच एज ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिटी वाला हाउस होगा तो क्या होगा कि आप हेल्थी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी वाला जो है क्या नहीं है, घर नहीं है सही, तो वहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज हो सकते हैं। ओवर क्राउडिंग हमारे पास अक्सर होती है जिसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस वगैरह होता है। इस तरीके से आपके पास कभी बारिश होगी या कोई आंधी वगैरह आएगा या तूफान वगैरह आएगा, तो फिर क्या होगा, फिर आपका घर जो है वो गिरेगा, आपको जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है हैजर्ड्स आपको हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं। तो उस वजह से आप हर टाइम फिर क्या होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। Poor housing has been linked to increased level of limiting long-term illness, respiratory infection, disease, accident, psychological problem। और आपके पास जो poor housing होती है तो उस वजह से क्या होगा, different type of आप में illness आ सकती है, respiratory infection आपको हो सकती है, skin infection आपको हो सकते हैं, psychological issues, psychological problem आपको हो सकती है। आप स्ट्रेस में होंगे, आप डिप्रेशन में होंगे, क्योंकि आपकी जो नीड है वो आपका पुअर हाउस जो है वो क्या करेगा, पूरी नहीं करेगा। लिहाजा आप क्या होंगे, डिप्रेशन में होंगे, आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगी। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद पुअर हाउसिंग आर फॉलो। Cramped and crowded condition give rise to poor hygiene by providing places for microbes to breed and transmit disease by flea, ticks and other वेक्टर। देखो जब हमारे पास ओवर क्राउडिंग होगी तो जो इन्फेक्शियस डिजीज है, जो हमने पढ़ा हुआ है कि या थ्रू पर्सन टू पर्सन या ड्रॉपलेट या आप किसी के कंटेमिनेटेड चीज़ें यूज़ करते हैं उसके थ्रू जो ट्रांसफर होती है, तो जब आपके पास ओवर क्राउडिंग होगी, जब आपके पास एक रूम में 5-10 इससे ज़्यादा लोग सोएंगे, तो वो उस जगह पे आपके पास ट्रांसमिशन इन्फेक्शियस डिजीज की ज़्यादा होगी। जिस तरीके से हमारे पास मलेरिया है, अगर वहाँ पे किसी 1-2 को मलेरिया हो जाता है तो ये लाजमी बात है कि औरों को भी मलेरिया हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मॉस्किटोज वगैरह होते हैं वो एक को जो है वो कर लेते हैं, फिर एक से दूसरे में चले जाते हैं, तीसरे में चले जाते हैं, वहाँ पे फिर आपके पास ट्रांसमिशन तेजी के साथ और इजीली हो सकता है डिजीज का। पुअर हाउसहोल्ड हाइजीन लीड टू फूड एंड वाटर कंटेमिनेशन विद इन दी होम। अगर आपके पास हाइजीन वगैरह होम में नहीं है, वहाँ पे जो वाटर वगैरह उसकी कंटेमिनेशन होगी। पुअर इंडोर एयर क्वालिटी लीड टू रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इन एडिक्वेट लाइटिंग लीड्स टू आई साइड प्रॉब्लम। ये तो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर वहाँ पे लाइटिंग सिस्टम वगैरह नहीं है तो आपका आई साइड भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके वहाँ पे कोई डिम लाइट है या आप वहाँ पे लाइट नहीं है, आप कैंडल जला के कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं, ये आपके आई साइड को इफेक्ट करता है। स्ट्रेस इज हायर फॉर इंडिविजुअल लिविंग इन पुअर हाउसिंग एंड पॉवर्टी। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका हाउस पुअर होगा, आपको जो है हर टाइम टेंशन लगी रहेगी कि कभी भी मेरा घर जो है वो खराब हो सकते हैं, गिर सकते हैं, तो आप क्या होंगे, स्ट्रेस में होंगे। पुअर हाउसिंग वेंटिलेशन can not control smoke produced by the fuel during cooking that contain harmful chemical. This can, अगर आपके पास किसी जगह पे किसी हाउस आपका पुअर वेंटिलेट है तो फिर क्या होगा, वहाँ पे जो स्मोक वगैरह बनता है, वहाँ पे जो हार्मफुल गैसेस वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, तो वो फिर आपके पास बाहर नहीं जाएंगे, वो वहाँ पे एक्युमुलेशन होगी और ये फिर क्या डिजीज काज करेंगे, ये एस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह आपके पास डिजीज काज होंगी उस जगह पे। ओवर क्राउडिंग जिस जगह में होती है वहाँ पे क्या होता है, ओवर क्राउडिंग का मैंने आपको बता दिया कि जब आपके पास ओवर क्राउडिंग होगी वहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इजी होगा।
इसके बाद डेम्पनेस इन हाउसिंग लीड टू इंक्रीज लेवल ऑफ फंगल स्पोर। देखो एक रूम में जहां पे आपके पास ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, इसको कहते हैं डेम्पनेस। अगर ह्यूमिडिटी वगैरह ज्यादा होती है तो ये एक बेस्ट इन्वायरमेंट है फंगल ग्रोथ के लिए, और ये फिर आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन एलर्जी वगैरह प्रोड्यूस करता है। करंटली 60 डेथ पर ईयर एंड अराउंड 500 सब लीथल एक्सीडेंट आर काउंटेड for by a domestic carbon monoxide poisoning incident which is due to poor housing। देखो हमारे पास क्या होता है कि एनुअली कितने 60 डेथ्स होते हैं हमारे पास, और 500 सब लीथल इंसिडेंट्स। एक लीथल होते हैं जो कि वेरी हार्मफुल होते हैं, लेकिन सब लीथल वो थोड़ा इतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे पास एक डिजीज, एक इन्फेक्शन वगैरह होते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं किस वजह से? पुअर हाउसिंग वजह से। लिहाजा हमने क्या करना है, हमने अपने हाउस वगैरह को वेंटिलेट रखना है और उसको अच्छी क्वालिटी वाला रखना है। ये हम इसलिए पढ़ते हैं कि कम्युनिटी में, डिफरेंट कम्युनिटीज में हम जाते हैं तो वह हम लोगों को टीच करेंगे कि आपने वेंटिलेशन का किस तरह ख्याल रखना है, ये पुअर वेंटिलेशन आपको किस तरीके से इफेक्ट करता है। इस वजह से जो है हम ये वेंटिलेशन यूनिट कम्युनिटी में पढ़ते हैं। इस यूनिट में आपको कोई भी क्वेश्चन थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें हमारी वीडियो को, और कमेंट में आप हमें ये बताएं कि आप किस कॉलेज से हैं और किस सिटी से हैं, तो इससे हमें बड़ी खुशी होगी। ओके, थैंक यू।